1962 में ही यूटी का दर्जा मिला। और चंडीगढ़ का मामला तो इन सबसे बिल्कुल अलग है ना? हाँ, चंडीगढ़ की कहानी तो दो राज्यों के आपसी विवाद से निकली है। 1966 में जब पंजाब का बंटवारा हुआ और हरियाणा बना तो दोनों ही चंडीगढ़ पर अपना दावा कर रहे थे और दोनों इसे अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। बिल्कुल। तो जब कोई हल नहीं निकला तो केंद्र ने बीच का रास्ता निकाला। चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और दोनों की साझा राजधानी घोषित कर दिया। और सबसे नया और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला मामला तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का है। यहाँ तो एक पूरे राज्य को 2 यूटीज में बदल दिया गया। जी, ये मामला वाकई में बाकी सबसे अलग है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने पहली बार एक पूर्ण राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूटीज बन गए। तो आज की तारीख में कुल कितने यूटीज हैं? गिनती थोड़ी उलझ गई है। आज भारत में कुल 8 संघराज्य क्षेत्र हैं। 8? हाँ, जेएनके और लद्दाख के बनने के बाद संख्या 9 हो गई थी, लेकिन फिर 26 जनवरी 2020 को दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव का विलय कर दिया गया। अच्छा, तो वो दोनों मिलकर एक हो गए? जी, तो अब कुल 8 है। तो ये तो पूरी कहानी हुई कि यूटीज कैसे बने, लेकिन इन्हें चलाता कौन है? क्या यहाँ भी मुख्यमंत्री होते हैं? बिल्कुल, यहीं पर हमें संविधान के अनुच्छेदों को देखना होगा और सबसे बुनियादी अनुच्छेद है आर्टिकल 239। ये कहता है कि हर संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के हाथ में होगा। राष्ट्रपति के हाथ में? हाँ, और राष्ट्रपति इस काम के लिए एक प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करते हैं। अच्छा, तो ये प्रशासक ही वहाँ का मुखिया होता है। मैंने सुना है कि इन्हें कहीं उपराज्यपाल कहते हैं और कहीं प्रशासक। जी, पदनाम अलग है पर काम एक ही है। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इन्हें उपराज्यपाल या एलजी कहते हैं और बाकी जगहों पर जैसे चंडीगढ़ में उन्हें प्रशासक ही कहते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये राज्यों के राज्यपाल की तरह नहीं होते, है ना? बिल्कुल नहीं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि प्रशासक राष्ट्रपति का एक एजेंट होता है। राष्ट्रपति का एजेंट, इसका मतलब क्या है? क्या वो हर फैसले के लिए केंद्र से निर्देश लेते हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एजेंट होने का मतलब यही है कि वो सीधे केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत काम करते हैं। उनकी अपनी संवैधानिक स्वायत्तता राज्यों के राज्यपालों जैसी नहीं होती। लेकिन दिल्ली, पुडुचेरी और अब जम्मू कश्मीर, यहाँ तो अपनी चुनी हुई सरकार और विधानसभा भी है। तो फिर वहाँ शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है? यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। इसके लिए संविधान में अलग से प्रावधान जोड़े गए हैं। आर्टिकल 239A संसद को यह अधिकार देता है कि वो पुडुचेरी जैसे कुछ यूटीज के लिए विधानसभा बना सकती हैं। और दिल्ली के लिए तो एक अलग ही अनुच्छेद है शायद। हाँ, दिल्ली का मामला सबसे अनूठा है। इसके लिए 69वें संविधान संशोधन 1991 के जरिए आर्टिकल 239AA जोड़ा गया। इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। और यहाँ एक विधानसभा भी होगी? जी, एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद जो राज्य सूची और संवर्ती सूची के ज्यादातर विषयों पर कानून बना सकती है। ज्यादातर विषयों पर मतलब कुछ विषय छोड़े भी गए? हाँ, और यही तो दिल्ली की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है। 3 विषय, लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और भूमि, ये सीधे केंद्र सरकार के अधीन है। इन पर दिल्ली की सरकार कानून नहीं बना सकती। अरे, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब दिल्ली की सरकार अपने शहर की पुलिस को कंट्रोल नहीं कर सकती? इस मॉडल को लेकर तो अक्सर टकराव की खबरें आती रहती हैं। जी, ये एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है। समर्थक कहते हैं कि देश की राजधानी होने के नाते ये जरूरी है। वहीं आलोचक कहते हैं कि इससे चुनी हुई सरकार की शक्तियां सीमित हो जाती हैं। और अगर संसद और दिल्ली विधानसभा के कानून में टकराव हो तो हमेशा संसद का कानून ही माना जाएगा। ये तो शक्तियों का एक बहुत ही जटिल संतुलन है। अच्छा, मैंने ये भी पढ़ा है कि राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी की एक खास भूमिका है। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार है। 70वें संविधान संशोधन 1992 के जरिए ये तय हुआ कि दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे राज्यों के विधायक। जी, बहुत बढ़िया। अब संक्षेप में आर्टिकल 240 और 241 के बारे में भी बता दीजिए। आर्टिकल 240 राष्ट्रपति को कुछ खास यूटीज जैसे अंडमान निकोबार के लिए
नियम कानून बनाने की विशेष शक्ति देता है। शांति और अच्छे शासन के लिए। हाँ, और आर्टिकल 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हर यूटी का अपना अलग हाई कोर्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की तारीख में सिर्फ दिल्ली ही एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना हाई कोर्ट है। तो बाकी यूटीज का क्या? बाकी सभी न्यायिक मामलों के लिए किसी न किसी पड़ोसी राज्य के हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो कौन सा यूटी किस हाई कोर्ट के दायरे में आता है, ये लिस्ट तो जरूर याद रखने वाली होगी। ये लिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अंडमान और निकोबार का मामला कोलकाता हाई कोर्ट में जाता है, और चंडीगढ़? वो तो जाहिर है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अधीन है। ठीक है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो अब एक है, वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और लक्षद्वीप? लक्षद्वीप का सबसे नजदीकी हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट है। और पुदुचेरी? पुदुचेरी का मामला मद्रास हाई कोर्ट देखता है। और आखिर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख? इन दोनों के लिए अब एक साझा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट है। ये तो सच में बहुत तार्किक व्यवस्था है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। जी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये स्थानीय स्वशासन मतलब इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर सीधे सीधे समझे तो इसका मतलब है स्थानीय लोगों का शासन। मतलब जो लोकल लोग हैं वो ही अपने मामले देखें। मेन मकसद यही है कि लोकतंत्र एकदम निचले स्तर तक हर व्यक्ति तक पहुंचे। ओके। और इस व्यवस्था को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और दूसरा नगरीय क्षेत्रों के लिए। और दोनों में ही 3-3 लेवल है, राइट? बिल्कुल, दोनों में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ठीक है, तो इन 3 स्तरों के बारे में थोड़ा बताएं, मतलब ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में ये अलग कैसे हैं? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, हाँ, उसमें सबसे निचले लेवल पर होती है ग्राम पंचायत। ओके, गांव के लेवल पर। हाँ, फिर उसके ऊपर ब्लॉक स्तर पर होती है पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, यही सबसे जरूरी बात है। ये एक पिरामिड की तरह है, मतलब एक जिला पंचायत के नीचे कई ब्लॉक पंचायतें होंगी और एक ब्लॉक पंचायत के नीचे कई ग्राम पंचायतें। अच्छा, तो एक तरह की चेन है ये। और शहरों में? शहरों में मामला थोड़ा अलग है। वो कैसे? वहां ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, मतलब वो अलग अलग तरह के शहरों के लिए हैं। जैसे बहुत बड़े महानगरों के लिए नगर निगम, जैसे दिल्ली, मुंबई। हाँ, फिर छोटे शहरों के लिए नगर पालिका, और वो इलाके जो अभी गांव से शहर बन रहे हैं उनके लिए नगर पंचायत। अच्छा, तो यहाँ कोई किसी के ऊपर या नीचे नहीं है? नहीं, सबका अपना अपना एरिया है। ठीक है, तो अब इसकी जड़ों पर चलते हैं। ये आइडिया भारत में आया कहाँ से? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, आधुनिक भारत में इसका श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन? जी, उन्होंने 1882 में एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे भारतीय स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा? वाह। हाँ, लेकिन असली कहानी तो आजादी के बाद शुरू होती है, जब संविधान बन रहा था। जहां तक मुझे पता है इस पर काफी मतभेद थे। बहुत गहरे मतभेद थे। इसीलिए तो संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका जिक्र तो किया गया, लेकिन उसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों मतलब डीपीएसपी में डाल दिया। जिसका मतलब था कि इसे लागू करना राज्यों के लिए जरूरी नहीं था, बस एक सलाह थी। बिल्कुल, उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया। और इस हिचकिचाहट के पीछे 2 बहुत बड़े विचार टकरा रहे थे, एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर। हाँ, और ये सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं थी, ये भारत के भविष्य को लेकर 2 बिल्कुल अलग नजरियों की टक्कर थी। एक तरफ महात्मा गांधी थे जो ग्राम स्वराज की बात करते थे। उनका मानना था कि असली भारत तो गांव में बसता है और जब तक सत्ता गांव तक नहीं पहुंचेगी लोकतंत्र अधूरा है। सही बात, ये एक कह सकते हैं आदर्शवादी सपना था। और दूसरी तरफ थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनकी चिंताएं जमीनी हकीकत से जुड़ी थीं। एकदम, डॉक्टर अंबेडकर ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया। उन्हें डर था कि गांवों में जहां सामंतवाद, जातिवाद और पुरुषवादी सोच इतनी गहरी है, वहां अगर आप सीधे सत्ता सौंप देंगे तो जो मजबूत और ऊंची जातियां हैं वो और ताकतवर हो जाएंगी और दलितों पिछड़ों का शोषण बढ़ जाएगा। बिल्कुल, उन्होंने तो यहां तक कहा था कि ये स्थानीय गुंडों के हाथ में सत्ता देने जैसा होगा। तो इसे लागू करने के शुरुआती प्रयास कैसे रहे? मतलब नेहरू सरकार ने क्या किया? प्रधानमंत्री नेहरू वो गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचार को साकार करना चाहते थे। हाँ, तो उन्होंने 2 बड़े कार्यक्रम शुरू किए।
एक 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और दूसरा 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। लेकिन ये दोनों ही असफल हो गए हैं ना? हाँ, बुरी तरह से फेल हो गए। क्यों, क्या गड़बड़ हुई? सबसे बड़ी गड़बड़ ये थी कि ये सरकारी कार्यक्रम बनकर रह गए। इसमें जनता की कोई भागीदारी ही नहीं थी। लोगों को लगा ही नहीं कि ये उनकी अपनी ही योजना है। अच्छा, और यहीं से फिर समितियों की भूमिका आती है ना? सही पकड़ा आपने। इन कार्यक्रमों की असफलता के कारण पता लगाने के लिए कई समितियां बनाई गई। और इनमें सबसे पहली और सबसे जरूरी थी बलवंत राय मेहता समिति। बिल्कुल, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। ये पहली और सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इन्होंने सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। मतलब शक्तियों को केंद्र से हटाकर निचले स्तर तक बांटना। हाँ, और उन्होंने ही 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सुझाव दिया। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और इन्होंने पंचायत समिति को सबसे शक्तिशाली बनाने को कहा था, राइट? सही। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति सबसे शक्तिशाली होनी चाहिए। इसीलिए बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भी कहा जाता है। तो इनकी रिपोर्ट का क्या असर हुआ? सरकार ने सिफारिशें मान ली और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। हाँ, ये बहुत फेमस है जी। लेकिन ये पूरे देश में लागू नहीं हो पाया, क्योंकि ये अभी भी राज्यों के लिए ऑप्शनल था। वही बात, ये अभी भी राज्यों की मर्जी पर था। ठीक है, तो इन असफलताओं के बाद क्या हुआ? इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण समितियां आईं, जैसे 1977 में अशोक मेहता समिति। अच्छा, इनकी क्या सिफारिशें थी? इनकी सिफारिशें काफी अलग थीं। इन्होंने 3 स्तर की जगह 2 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, मंडल पंचायत और जिला परिषद। और इन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर होने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। लेकिन इनकी रिपोर्ट को तो माना नहीं गया। नहीं, इनकी रिपोर्ट अस्वीकार कर दी गई। इसके बाद भी कोई समिति आई? हाँ, इसके बाद 1985 में GV.K. राव समिति आई और फिर 1986 में LM सिंघवी समिति। सिंघवी समिति की सबसे खास बात क्या थी? उनकी सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यही थी कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दी जाए। अच्छा, मतलब इसे संविधान का हिस्सा बनाया जाए। हाँ, और उन्होंने ही पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन और पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार देने का भी सुझाव दिया। तो इन सभी सिफारिशों का क्या नतीजा निकला? आखिर में इसे संवैधानिक दर्जा मिला कैसे? देखिए, 1989 में राजीव गांधी सरकार 64वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई। वो लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में नहीं हो पाया। तो फिर आखिरकार PV नरसिम्हा राव सरकार के समय में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित हुआ। और 73वां संशोधन ग्रामीण प्रशासन यानी पंचायती राज से जुड़ा था। बिल्कुल, और ये 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं। सही। और इस संशोधन से संविधान में एक नया भाग 9 और एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय दिए गए। जी, 29 विषय। और अनुच्छेद 243 से 243O तक 16 नए अनुच्छेद भी जोड़े गए। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद इस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हाँ, ये अक्सर पूछा जाता है। पहला राज्य मध्य प्रदेश था। राजस्थान नहीं? नहीं, शुरुआत राजस्थान से हुई थी, लेकिन संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद कानून लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। ठीक है, तो क्या हम परीक्षा के लिहाज से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को जल्दी से देख सकते हैं? जरूर जरूर, जो मुख्य बिंदु हैं वो देख लेते हैं। हाँ। सबसे पहले अनुच्छेद 243, इसमें परिभाषाएं हैं। इसी में ग्राम सभा की परिभाषा भी है। ग्राम सभा मतलब गांव के वोटर लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनका समूह। हाँ बिल्कुल। फिर है अनुच्छेद 243B, जो पंचायतों के गठन की बात करता है। वही त्रिस्तरीय ढांचा। हाँ, लेकिन इसमें एक छूट है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां बीच का स्तर बनाना जरूरी नहीं है। अच्छा, और सीटों के आरक्षण का क्या? वो है अनुच्छेद 243D में। इसमें जनसंख्या के आधार पर SC, ST के लिए और महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 यानी 13 सीटें आरक्षित हैं। ये बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। फिर है अनुच्छेद 243E, जो पंचायतों के कार्यकाल की बात करता है, जो कि 5 वर्ष है। और अगर पंचायत बीच में भांग हो जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। ठीक है।
और चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? वो है अनुच्छेद 243 F में है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। लोकसभा के लिए 25 है, यहाँ 21। जी। अच्छा, पंचायतों की शक्तियों के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 243 G। इसमें कहा गया है कि राज्य विधानमंडल पंचायतों को 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में से शक्तियां सौंपेगा। और पैसों का क्या? टैक्स लगाने की शक्ति? वो है अनुच्छेद 243 H में। और पैसों के बंटवारे के लिए अनुच्छेद 243 I के तहत हर 5 साल में राज्यपाल एक राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। और चुनाव कौन करवाता है? चुनाव के लिए है अनुच्छेद 243 के। इसके तहत एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है जो पंचायतों के चुनाव कराता है। एक और जरूरी अनुच्छेद है 243 M। वो क्या कहता है? वो बताता है कि ये कानून कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, जैसे नागालैंड, मिजोरम और कुछ अन्य जनजातीय क्षेत्रों में। अच्छा, और आखिरी, क्या चुनावी मामलों में अदालतें दखल दे सकती हैं? नहीं। अनुच्छेद 243 O निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। तो संक्षेप में, निर्वाचन संबंधी मामलों या परिसीमन संबंधी मामलों पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, नगरीय प्रशासन। जी। नगरीय प्रशासन, या जिसे हम शहरी स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं, इसको संवैधानिक दर्जा मिला 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से। अच्छा, 1992 में। तो परीक्षा के हिसाब से ये अधिनियम बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसी से इसे संवैधानिक बनाया गया। तो इसकी व्यवस्था कैसी है? जैसे पंचायतों में त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, या यहाँ भी वैसा ही कुछ है? हाँ, है तो त्रिस्तरीय ही, पर थोड़ी अलग। यहाँ 3 स्वतंत्र निकाय हैं। स्वतंत्र? जी। पहला है नगर पंचायत। ये उन क्षेत्रों के लिए है जो मतलब गांव से शहर में बदल रहे हैं। ठीक है, ट्रांजिशनल एरिया। एग्जैक्टली। दूसरा है नगर परिषद, जिसे नगर पालिका भी कह देते हैं। ये छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए है। छोटे शहर, समझ गया। हाँ। और तीसरा है नगर निगम। ये बड़े शहरी क्षेत्रों मतलब महानगरों के लिए होता है। और आप कह रही हैं कि ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे के अधीन नहीं है? एकदम। नगर पंचायत नगर परिषद को रिपोर्ट नहीं करती, सबका अपना अपना दायरा है। ठीक है। अब इस संशोधन के मुख्य बिंदुओं पर आते हैं। आपने 74वां संशोधन बताया। हाँ, तो 74वें संशोधन ने संविधान में एक नया भाग जोड़ा, भाग 9A। और अनुसूची, एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची। इस 12वीं अनुसूची में क्या है? इसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय दिए गए हैं, मतलब वो काम जो उन्हें करने हैं, जैसे सड़कें, पुल, आर्थिक विकास की योजनाएं, ये सब। कुल 18 विषय। ठीक है। और अनुच्छेद 243 P से लेकर 243 ZG तक कुल 18 नए अनुच्छेद। काफी सारे हैं। और इसमें एक ऐतिहासिक तथ्य भी है ना, पहले नगर निगम को लेकर। जी, ये अक्सर पूछा जाता है। भारत में पहला नगर निगम 1687 में मद्रास में स्थापित हुआ था। 1687, ये तो बहुत पहले की बात है। हाँ, बहुत पहले। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखते हैं जो परीक्षा में आते हैं। शुरुआत 243 Q से करते हैं। ये किस बारे में है? अनुच्छेद 343 Q नगर पालिकाओं के गठन के बारे में बताता है। गठन मतलब वही 3 स्तर? हाँ, वही। इसमें ये भी है कि इनके मुखिया को क्या कहेंगे। जैसे नगर पंचायत का मुखिया अध्यक्ष कहलाता है, और नगर परिषद का? उसका मुखिया भी अध्यक्ष ही कहलाता है। ठीक है। और नगर निगम का? वो तो मेयर होता है। सही। नगर निगम का मुखिया महापौर या मेयर कहलाता है। पर यह कैसे तय होता है कि कहाँ नगर पंचायत बनेगी और कहाँ नगर निगम? जनसंख्या का कोई तय आंकड़ा है संविधान में? नहीं, यही तो खास बात है। संविधान में कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है। ये तय करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। अच्छा, तो ये राज्य तय करते हैं। अब आते हैं सदस्यों पर। अनुच्छेद 243 R संरचना। इनका चुनाव कैसे होता है? बहुत सीधा है। नगर पालिका के सभी सदस्य मतलब पार्षद वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन? जी, डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन अध्यक्ष या महापौर का चुनाव वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट? जी, ये राज्य विधानमंडल तय करता है। संविधान ने राज्यों को विकल्प दिया है, वो चाहें तो सीधे जनता से चुनाव कराएं या फिर चुने हुए पार्षद अपने में से किसी को चुने। ठीक है। अगला अनुच्छेद है 243S।
इसमें क्या है? इसमें वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान है, बड़े शहरों में काम को बांटने के लिए। समझ गया। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आरक्षण, अनुच्छेद 243T। जी, इसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में। और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 यानी 13 सीट्स आरक्षित हैं। ये अनिवार्य है। अनिवार्य। और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी? ओबीसी आरक्षण पर निर्णय लेने का अधिकार भी राज्य विधानमंडल को ही दिया गया है। संविधान इस पर कुछ नहीं कहता। ठीक है, अब बात करते हैं कार्यकाल की। अनुच्छेद 243U। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और अगर 5 साल से पहले भंग हो जाए तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर? जी। और सदस्यता के लिए योग्यता मतलब न्यूनतम आयु? ये अनुच्छेद 243V में होगा। जी। सदस्य या अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा से कम? हाँ, स्थानीय शासन के लिए उम्र 21 वर्ष रखी गई है। अब आते हैं शक्तियों पर। अनुच्छेद 243W। नगर पालिकाओं को शक्तियां और उत्तरदायित्व कहाँ से मिलते हैं? ये शक्तियां राज्य विधानमंडल कानून बनाकर उन्हें सौंपता है। मतलब जो 12वीं अनुसूची के 18 विषय हैं वो सब अपने आप नहीं मिल जाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्य सरकार तय करती है कि उन 18 में से कितने विषय और कौन से विषय नगर पालिकाओं को देने हैं। अच्छा, तो असली शक्ति अभी भी राज्य के पास है? काफी हद तक, हाँ। और पैसे का क्या? टैक्स लगाने की शक्ति? अनुच्छेद 243X। वो शक्ति भी राज्य विधानमंडल ही देता है। राज्य सरकार ही उन्हें बताती है कि वो कौन सा टैक्स या शुल्क लगा सकते हैं। तो वित्तीय रूप से भी ये राज्यों पर ही निर्भर हैं। जी। इसी के लिए एक और प्रावधान है, अनुच्छेद 243Y, वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग? हाँ, राज्यपाल द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका काम नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है और सिफारिशें देना कि राज्य उन्हें कितना पैसा दे। बिल्कुल सही। अब निर्वाचन पर आते हैं। ये चुनाव कौन करवाता है? अनुच्छेद 243ZA। चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। जी। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है। क्या? चुनाव संबंधी कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है। आयोग सिर्फ चुनाव कराता है, नियम नहीं बनाता। अच्छा, ये एक बारीक अंतर है। नियम विधानमंडल बनाएगा और चुनाव आयोग उन्हें लागू करके चुनाव कराएगा। एकदम सही। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 243ZD, जिला योजना के लिए समिति। ये क्या है? ये बहुत जरूरी है। हर जिले में एक जिला योजना समिति बनाई जाती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम है कि जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा जो भी विकास की योजनाएं बनाई गई हैं, उन सबको मिलाकर एक पूरे जिले का डेवलपमेंट मॉडल तैयार करना, ताकि गांव और शहर का विकास एक साथ हो सके। जी। और ऐसा ही कुछ महानगरों के लिए भी है? अनुच्छेद 243ZE। हाँ, बिल्कुल। प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाता है। ठीक है। अब आखिरी अनुच्छेद 243ZG। इसमें लिखा है न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में, जैसे कि सीटों का आरक्षण या वार्ड का परिसीमन, इन मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मतलब इन फैसलों को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। प्रक्रिया के दौरान नहीं दे सकते। ऐसा इसलिए है ताकि चुनाव प्रक्रिया अटके नहीं। हाँ, चुनाव हो जाने के बाद चुनाव याचिका के जरिए अदालत जा सकते हैं। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 10 और भाग 11। बिल्कुल। भाग 10 जो है वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है। हाँ। इसमें असल में एक ही मुख्य अनुच्छेद है, अनुच्छेद 244, जो इन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताता है। तो मेरा पहला सवाल यही है कि इन क्षेत्रों के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कई जनजातीय समुदाय हैं जो अपनी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं और वो मतलब विकास की जो मुख्य धारा है उससे अभी तक जुड़े नहीं हैं। अच्छा। तो उन पर संविधान के सभी उपबंध वो सीधे सीधे लागू नहीं किए जा सकते। अच्छा। उनकी संस्कृति को, उनकी जीवन शैली को बचाने के लिए भाग 10 में ये विशेष प्रावधान किए गए हैं। समझ गया। तो ये जो अनुच्छेद 244 है, ये क्या कहता है? ये अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की एक रूपरेखा देता है। इसमें एक खंड क भी है जो बाद में जोड़ा गया था। अच्छा, क में क्या है? ये खासतौर पर असम
कि कुछ जनजातीय इलाकों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य बनाने की बात करता है। ओह, और वहां पर विधानमंडल या मंत्री परिषद के सृजन का भी प्रावधान करता है। ठीक है, पर ये अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र कौन से हैं, ये तय कैसे होता है? इसका जिक्र संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में मिलता है। अच्छा, 5वीं और 6ठी अनुसूची। हाँ, जो 5वीं अनुसूची है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। और 6ठी अनुसूची सिर्फ इन्हीं 4 राज्यों के लिए है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो पहले 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। इसके तहत प्रशासन कैसे काम करता है? देखिए, इसमें राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। वो राज्यपाल से परामर्श करते हैं और राज्य की कार्यकारी शक्ति इन क्षेत्रों में लागू तो होती है, लेकिन यहाँ राज्यपाल की एक खास जिम्मेदारी होती है। क्या जिम्मेदारी होती है? वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपते हैं जी। और जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहाँ एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन होता है। जनजातीय सलाहकार परिषद? जी, इसमें ज्यादा से ज्यादा 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3/4 सदस्य राज्य विधानमंडल के अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते हैं। और इसका काम क्या है? इसका काम है राज्यपाल को सलाह देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल को ये शक्ति है कि वो संसद या राज्य विधानमंडल के किसी कानून को इन क्षेत्रों में या तो लागू न करें या कुछ बदलावों के साथ लागू करें। मतलब राज्यपाल एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। और ये 6वीं अनुसूची वाले राज्यों में क्या व्यवस्था है? आपने कहा वो अलग है। हाँ, वहाँ की व्यवस्था तो और भी खास है। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया जाता है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स। स्वायत्त जिले? जी। और इनके प्रशासन के लिए जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषदों का गठन होता है। अच्छा। जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, 26 तो सीधे चुनाव से आते हैं और 4 को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। और इनके पास शक्तियां क्या होती हैं? इनके पास भूमि, वन, ग्राम प्रशासन जैसे कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने का? हाँ, लेकिन इसके लिए राज्यपाल की अनुमति जरूरी होती है। समझ गया। तो ये तो हुआ भाग 10। अब भाग 11 की बात करते हैं। इसमें क्या है? इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंधों का जिक्र है, अनुच्छेद 245 से 263 तक। संघ और राज्यों के बीच संबंध? जी। इन संबंधों को असल में 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन भाग 11 में सिर्फ 2 हैं, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। मतलब कानून बनाने से जुड़े और प्रशासन चलाने से जुड़े? बिल्कुल। जो वित्तीय संबंध है वो भाग 12 में है। ठीक है, तो विधायी संबंधों में कौन से प्रमुख अनुच्छेद है? सबसे पहले है अनुच्छेद 245। ये कहता है कि संसद पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है, जबकि राज्य विधानमंडल सिर्फ अपने राज्य के लिए। ये तो सीधी बात है। हाँ, फिर आता है सबसे जरूरी अनुच्छेद 246। ये शक्तियों का बंटवारा करता है 3 सूचियों में। हाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बिल्कुल। संघ सूची में करीब 100 विषय हैं, जैसे विदेशी मामले, रक्षा, रेलवे। इन पर सिर्फ संसद कानून बनाती है। राज्य सूची में 61 विषय हैं, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, कृषि। इन पर सामान्य तौर पर राज्य कानून बनाता है। और समवर्ती सूची? इसमें तो दोनों बना सकते हैं ना। हाँ, इसमें 52 विषय हैं, जैसे शिक्षा, वन, विवाह। इन पर संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के कानूनों में टकराव हो जाए तब? अगर टकराव हो तो संसद का कानून ही मान्य होता है। अच्छा, और मान लीजिए कोई ऐसा विषय आ जाए जो किसी भी सूची में नहीं है, जैसे आज के जमाने में साइबर सिक्योरिटी। बहुत अच्छा सवाल। इन्हें कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां, और अनुच्छेद 248 कहता है कि ये शक्तियां संसद के पास हैं। अच्छा, मतलब जो कहीं नहीं है वो केंद्र के पास है। जी। पर क्या कोई ऐसी भी स्थिति है जब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? हाँ, बिल्कुल है, कुछ खास परिस्थितियों में। अनुच्छेद 249 कहता है कि अगर राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। सिर्फ राज्यसभा के प्रस्ताव पर? हाँ, 2/3 बहुमत से। और ये कानून 1 साल के लिए वैध होता है। अच्छा, और दूसरा अनुच्छेद 250, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तब संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ये तो स्वाभाविक है। और एक और है अनुच्छेद 253, अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करना हो तब भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, ये तो हुए विधायी संबंध।
अब प्रशासनिक संबंधों के बारे में क्या प्रावधान है? इसमें अनुच्छेद 256 बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह करेगा कि संसद के कानूनों का पालन हो। मतलब राज्य को केंद्र के कानून मानने होंगे। हाँ। और अनुच्छेद 257 के तहत केंद्र कुछ मामलों में राज्यों को निर्देश भी दे सकता है, जैसे राष्ट्रीय महत्व के संचार साधनों के निर्माण के लिए। और विवादों के लिए क्या व्यवस्था है? जैसे हम नदियों के पानी को लेकर विवाद सुनते